का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। नाजरीन, लवाहिकीन की माफी का जवाब बनाकर रेमंड डेविस की बरियत का फैसला देने वाले एडिशनल सेशन जज मोहम्मद यूसुफ ओजला साहब को एक मशवरा देते हैं हम आज कि वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी जो है उनके कमरा अदालत का पता करें, किसी से भी पूछ लीजिए और उनका वो फैसला उनके सामने उठाएं और बाकायदा तौर पर जला दें कि जिसमें उन्होंने बतौर लाहौर हाई कोर्ट के जज के एक मकतूल के वर्सा की बाअसर कातिलों की दी जाने वाली जो माफी है ये कहकर हटा दी थी, मुस्तरद कर दी थी कि इस्तगासा को मकतूल के वर्सा का राजीनामा तो नजर आ गया है, लेकिन उसको उनकी आंखों से टपकती हुई वो बेबसी नजर नहीं आई जो अदालत देख रही है। आज हमारी अदालत चुप क्यों थी? आज ये सेशन जज जो थे, एडिशनल जज, ये क्या सोच रहे थे? आज ये सारे फैसले कैसे हो गए? साद रफीक साहब, आप कहते हैं कि हम डरते हैं, हम डरते नहीं हैं, इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं। बस मसला ये है कि आज समझ नहीं आ रही कि किस को आज हम किस से आज सवाल उठाएं। एस्टैब्लिशमेंट से, अदलिया से। 16 मार्च भी है सर, आज अदलिया को भी सलाम पेश करते हैं कि जो तहरीक निकाली थी आज ये फैसला देना था कि ये अपने सियासतदानों से। हमारी इतला ये भी है, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली जो है राना मशहूद अहमद खान साहब, वो इसी हल्के से हैं, फहीम और फैजान जिधर से ताल्लुक रखते थे, और वो जो नेगोशिएशंस हो रही थी ना पैसों की लेन देन की, उनका भी जरा कोई किरदार था? कोई किरदार नहीं था मशहूद का, आप उसे जानती नहीं है। मेरे वो हाथ में बड़ा हुआ है, बिल्कुल खानदानी आदमी है, राना रहीम का बेटा है और ना बिकने वाले लोग हैं, किराए के घर में रहता है। इस तरह के लोग नहीं है, सियासत में बेकाऊ माल नहीं होते सारे। मगर ये जो फैसला है मैं इस पे आना चाहता हूँ जी। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बाजवा साहब ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकेंगे, वकील हैं, लॉ को हमसे बेहतर समझते हैं कि आपने को बात एक ब्रेकिंग न्यूज एक और आ गई है, एक जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज दे दें। रेमंड डेविस अभी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, मोटरवे से उनको इस्लामाबाद लेके जाया गया है और इसके साथ साथ फैजान और फहीम के जो लवाहिकीन हैं, दोनों की फैमिलीज, दोनों के खानदानों से दो लोगों को वीजे दिए गए हैं और अब ये दुबई में बेस हो जाएंगे। एज वी स्पीक रेमंड डेविस इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, वसूख जराए हमें ये बता रहे हैं जी। एक तो ये शुक्र है आपने ये ब्रेकिंग न्यूज सुना दी है कि लाहौर एयरपोर्ट पे कोई जहाज उसको लेने के लिए नहीं उतरा हुआ जो उसको ले गया, ये आपने क्लियर कर दी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मोटरवे से गया है, मोटरवे पर अब एक आदमी को अगर अदालत रिहा कर देती है तो आप उसको हथकड़ी नहीं डाल सकते। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सवाल हम पूछना चाहते हैं कि किसका दबाव था जिसके तहत अगर मकतूलीन के वरासा ने दियत ले भी ली, पैसे लेके माफ भी कर दिया, जज साहब को ज़ाहिर छोड़ना था, तो ये जो नाजायज़ असले का मुकदमा है इस पे जो आर्म्स ऑर्डिनेंस 65 है उसके तहत जज साहब चाहते तो 7 साल तक, एक दिन भी सजा दे सकते हैं, 7 साल भी। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि आज उसी वक्त पे उसको छोड़ना, रिलीज करना, उसको बराए नाम सजा सुनाना जो पाकिस्तान में शायद और किसी को कभी नहीं मिली होगी, एक ऐसे असले के इस्तेमाल के जुर्म में जिसमें 2 आदमी मार दिए थे उसने। दियत के नाम के जो प्रोसीजर्स है ना वो भी सारे नजरअंदाज करके रिहा किया गया है। एक बात खत्म कर, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं ये बात जुमला पूरा करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ पूरी कौम की जानिब से कि ये बड़ा सीरियस मैटर है। वो इस बात का नोटिस लें कि रेमंड डेविस जो था उसको अगर उसके वरसा ने छोड़ भी दिया तो नाजायज असले के इस्तेमाल के और रखने के जुर्म में उसको ये जो सजा, टोकन सजा दी गई है, ये क्यों दी गई है, वो हमारा क्या लगता था? मैं समझ गई चीफ जस्टिस का ये सवाल। मेरा आपसे ये सवाल है बाजवा साहब, ये बताइए कि मचल के भी रेमंड डेविस ने जो है वो जमा नहीं करवाए अब नाजायज असले के हवाले से, क्या पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो उसको ना छोड़ा जाए? नहीं, मुचलकों का जिक्र है वो तो खैर जरूरी नहीं है की बात अब क्योंकि उसने अभी 302 के केस में अंदर था। लेकिन बात यह है कि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्यों नहीं लगाए गए जब ये एक ग्रुप बनाया, एक पैनल बनाया गया वकला का, ताकि वकला अगर ये वो साहब सुलह भी कर लें तो वो जो ऑफेंसेस हैं जिसमें डेथ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में और एंटी टेररिज्म एक्ट की 7E जो है उसमें भी डेथ है, ये कंपाउंडेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है। इन ऑफेंसेस में सुलह नहीं होगी। ये ऑफेंसेस जानबूझकर नहीं लगाए गए, ना तो इसको लगाया पुलिस वालों ने, प्रोसिक्यूशन ब्रांच ने नहीं लगाए, फिर उसके बाद मैजिस्ट्रेट जिसकी जुरिडिक्शन तय करनी थी किस कोर्ट में चलाना जाना है उसने नजरअंदाज कर दिया। फिर कोर्ट के अंदर मैं गुजारिश करता हूं, फिर कोर्ट के अंदर जब चली गई बात, फिर कोर्ट ने भी इन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर दिया। इन सारी चीजों को देखना चाहिए था फाइल पढ़ के ये कौन कौन से ऑफेंसेस अट्रैक्ट करते हैं। जी, हम हाई कोर्ट में अभी भी पिटीशन पेंडिंग है इस बात की कि ये सारे ऑफेंसेस, अब ये आप एक देखिए, आप अदालतों को मुजरिम इल्जाम मत ठहराएं, आपकी भी गवर्नमेंट बैठ गई, फेडरल की भी बैठ गई, जमात इस्लामी वाले भी बैठ गए, इनके अपने वकील बैठ गए, सारे सियासतदान बैठ गए। आप सिर्फ अदालतों को इल्जाम मत दें, जमात इस्लामी वालों ने एक पैनल भी बनाया था। जी, मैं एक जमात इस्लामी ने तजवीज किया था पैनल, उसमें फिर जब एक्सपर्ट जो है क्रिमिनल साइड से, मैं भी उनमें शामिल था, जब ये राय ली गई हमने कहा जी इसमें ये ऑफेंसेस लगेंगे अगर कल को, क्योंकि अब ये नेशनल इशू बन चुका है और अगर ये वुर्सा माफ भी कर दें, उनको हक है,
कुरान सुन्नत के मुताबिक हक है, हमारा कानून कहता है माफ कर दें। लेकिन इसके बावजूद ये ऑफेंसेस हैं, इनमें सुलह नहीं होगी, इसमें इसको डेथ होगी, डेथ नहीं तो कम से कम 14 साल सजा तो जरूर होगी। किस किस के दामन तो पे मैं दाग क्लास करता ढूंढे हूं, अभी हमने ये अदालतों में भी बात उठाई, सर, सब कुछ किस किस किया। के दामन पे दाग ढूंढे भट्ट साहब? ये देखिए, मैं 3 इदारों पे बात करना चाहता हूँ। पंजाब हुकूमत की बात की है मैंने, और मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली राना सनाउल्लाह जो है वो जो कुछ इसमें कमजोरी है उसके वो जिम्मेदार है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन और दीगर तमाम इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन उनके सारे नीचे आती है। उसको अब छोड़ दें, आगे चलें। अदालत, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी अदलिया के जो स्याह तरीन फैसले हैं उनमें से आज इस आदमी ने, जो एडिशनल सेशन जज है, उसने अदालत के मुंह पर कालक मली है, और ये इसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं, उनको ये मसला टेकअप करना चाहिए। ये इस जज को जो है ना ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। ये बिकाऊ माल देखिए जनाब, आप बैठ के आपकी हुकूमतें बैठ गई, फेडरल हुकूमत बैठ गई, पंजाब हुकूमत बैठ गई, जमात इस्लामी बैठ गई, आपका ही वीर था ना जमात इस्लामी का, उसको चाहिए था हाईलाइट करना, उसको चाहिए था कि जनाब सुलह हो गई है, हर इदारा बैठ जाता है, हर कोई बैठ जाता है, अदालत खड़ी रहती है सर। जनाब अदालत के पास जो मामला है उसने उसके मुताबिक फैसला करना है। बात सुने, हमने हाई कोर्ट अदालत ने भी बैठ जाने सबके साथ। नहीं, अदालत के सामने जो मामला आना है वकील बैठ गया। अच्छा, अगर आप इजाजत दीजिए, हमारे चीफ जस्टिस वो आदमी है कि अगर बीवी घर में करेले ना पकाए ना, सुओ मोटो नोटिस ले लिया जाता है। मैं यही तो बात कहता हूँ, प्रोसिक्यूटर पंजाब गवर्नमेंट का था जो वहाँ पेश हो रहा था, वो तो बता सकता था ना। इनके वकील अगर बैठ गए हैं, वो गवर्नमेंट का तो ऑफिशियल बता सकता था। मैं बात अपनी मुकम्मल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला कि हमारे वकील ने ये, अब देखें, ये अदालतों को बचाने की बात कर रहे हैं। आपका वकील साथ प्रोसिक्यूटर भी है पंजाब गवर्नमेंट का। चुप करके सुने, वकील ने पिटीशन की हुई है कि ये जो है ना दफात लगाई जाए। पिटीशन अदालत में पेंडिंग है, फैसला नहीं हुआ, 3 महीने हो गए। अब दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, उससे नक्शे मिले हैं, उससे फोटोग्राफ्स मिली है, उससे जासूसी आलात मिले हैं। कहाँ है हमारी जो फौज की एजेंसियां हैं, क्यों नहीं उनको पकड़ा? क्यों उसको जासूस के तौर पर उन्होंने इंटेरोगेट नहीं किया? मौलाना गफूर हैदरी साहब, आखिरी बात, एक आखिरी बात, जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया यूनाइटेड स्टेट को, कौमी मुजरिम है फेडरल गवर्नमेंट, कौमी मुजरिम है। मौलाना गफूर हैदरी साहब, कहाँ है हमारी एजेंसी? मुझे भी आखिरी बात करने दे। बिल्कुल मुख्तसर। देखिए, रेमंड डेविस की उजलत में खुफिया तौर पर रहाई, ये एक सवालिया निशान रहेगा। रेमंड डेविस तो चला गया, लेकिन हमारे मुल्क के लिए कई मुश्किलात छोड़ के सर एजेंसियां कहाँ हैं? मुझे मेरा जवाब दे दीजिए। अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले, खुल के बात और जो कोर्ट ने फैसला दिया है, या वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने जो इस जमीन में किरदार अदा किया है, वो सारे का सारा कौम के सामने आ जाए। क्योंकि ऐसे मुजरिम को बहरहाल इस अंदाज से रहा करना, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी जिल्लत की बात है, जिसे कौम सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, जासूस नोटिस लेना चाहिए। ये जासूस है, बिल्कुल। जो किसी एजेंसी का नुमाइंदा होगा वो जासूस होता है, चाहे ISI का हो या इसका हो, CIA का हो या राह है, मुसाद है, जिन एजेंसियों को भी लोग होते हैं ये जासूस होते हैं। अपनी अदालत के फैसले का भी नोटिस लेना चाहिए, जिसने बिल्कुल। और जब आप अदालत के सामने वो रखेंगे नहीं मुआद, तो क्या करेंगे अदालत? आपकी जबान को लड़खड़ा जाती है। नहीं, जब आप अदालत के सामने अपना मुआद नहीं पेश करते, आप लोग गलत तौर पे डिफेंड करते हैं। और आपका ख्याल आप मलबा डालते जाएंगे, अब आपकी बात सुनते जाएंगे। बिल्कुल 50 दिन की सजा दी है, 30,000 रुपए जुर्माना किया है। कोई पाकिस्तानी ये इख्तियार है अदालत का, ये इख्तियार है अदालत, ये कोई इख्तियार नहीं है। बिल्कुल हम इस इख्तियार को तस्लीम नहीं करते। ख्वाजा साद रफीक साहब, आप तस्लीम करते हैं कि इस मुल्क की अदलिया आज भी जो है, आज भी आजाद नहीं है? आप तस्लीम करते हैं? ये फैसला जो हुआ है जिसमें उसे छोड़ा गया, ये तो आजाद फैसला नहीं है। अच्छा, और सिर्फ सियासतदानों के पीछे हमारी अदलिया मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एक हमने एक डंडा पकड़ा हुआ है कि सियासतदानों के सर में मारते हैं। इस जज ने कालक मल दी अदलिया के चेहरे पर कालक मल दी है इस जज ने। आप हुकूमत की भी बात करें, जिसने चलान सबमिट किया, ये दफात क्यों नहीं लगाई? फेडरल गवर्नमेंट कौमी मुजरिम है, और सूबाई हुकूमत जो है वो राना सनाउल्लाह पैसा ले लिया। आखिरी सवाल है गुल साहब, ये बताइए, जनरल साहब, मुद्दइयों ने पैसा ले लिया है, कोई तहरीक निकलेगी, हम कुछ कर सकते हैं, या बेबसी के ऊपर इस बात को तस्लीम कर लें कि पाकिस्तानी जो है वो बिकाऊ माल है, पैसा दिया जाएगा तो हमारे हुक्मरान जो इदारे हों हर कोई बिकने को तैयार है? बड़ा जुल्म हुआ, बहुत बड़ा जुल्म हुआ कौम के साथ। 18 करोड़ आवाम को बेआबरू कर दिया गया। ये इस जुर्म का अब भी किया जा सकता है। आपने जो अभी खबर दी है ना कि वो अभी यहीं पे है,
तो आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उसको ECL के ऊपर डाला हुआ है। बहुत अहम सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मेरा वक्त खत्म हो गया है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रेमंड डेविस इस्लामाबाद में आपको ये ब्रेकिंग खबर दी, वसूख जराए से हमें पता लगा है, इस हवाले से हम आपको आगाह रखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। क्रॉसफायर @duniatv.tv। आई बेग योर लीव। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।